everyone, welcome to my YouTube world. My name is Richa and today's video is really going to be special. आज मैं बात करूंगी अपनी डिलीवरी डे की और आई होप आप सबको ये पसंद आएगी. तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करें. हम बात करते हैं कि मेरी डेट क्या थी और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी. तो बेसिकली जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एक डिलीवरी या ड्यू डेट देते हैं. तो मेरी ड्यू डेट थी उस हिसाब से 7th of January 2020. फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड में मेरी डिलीवरी डेट चेंज हो गई और वो हो गई 31st December 2019. सब बहुत एक्साइटेड थे. एवरीथिंग वॉज गोइंग सो गुड. फिर क्या हुआ, मैं 9 month कंप्लीट कर चुकी थी. एक्चुअली जनवरी 2020 आ गया था बट स्टिल कोई लेबर के साइन नहीं, कुछ नहीं, मुझे कोई पेन नहीं. तो डॉक्टर ने एक लास्ट अल्ट्रासाउंड देखा, मतलब उन्होंने मुझे लिखा कि यू शुड गो फॉर एन अल्ट्रासाउंड और वी विल चेक इफ बेबी इज़ गुड. तो हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई करेंगे. क्योंकि क्या होता है ना, अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, बेबी की ग्रोथ फुल हो जाती है तो कई बार बेबी अंदर सफोकेट हो सकता है या कोई इश्यू हो सकते हैं. तो उसे चेक करने के लिए डॉक्टर ने बोला कि आप एक अल्ट्रासाउंड करवाओ. तो 4th of January को मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ. वी वेंट फॉर एन अल्ट्रासाउंड. तो अल्ट्रासाउंड के बाद जो रिपोर्ट आई वो बिल्कुल नॉर्मल थी. बेबी वॉज डूइंग गुड, एवरीथिंग वॉज फाइन और बेबी का वेट आया 3.5 kgs. जब मैंने वो देखा आई वॉज लाइक मोर देन हैप्पी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा बेबी ना मतलब एटलीस्ट 3 kg तक का तो होना चाहिए डिलीवरी के टाइम पे. पर जब मैंने 3.5 देखा तो आई वॉज लाइक सीरियसली मतलब सो हैप्पी. फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने भी बोला एवरीथिंग वॉज गुड. फिर हम गए डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट लेके 4th को डॉक्टर ने देखा, मुझे चेक किया उन्होंने. तो उन्होंने मुझे बोला कि पूछा मुझसे, कोई पेन कोई साइन कुछ भी नहीं था मेरे में. तो उन्हें लगा कि चलो फिर एक काम करते हैं कि उस दिन आई थिंक पता नहीं कौन सा डे था, उन्होंने मुझे कहा कि आप एडमिट हो जाओ मंडे को 6th को आप एडमिट हो जाओ और वी विल ट्राई फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी और देखते हैं कि कैसा जाता है. क्योंकि हेड डाउन पोजीशन थी बच्चे की, सब कुछ वॉज ओके बट पता नहीं मुझे पेन क्यों नहीं हो रहा था. मे बी कभी कभी ऐसा थोड़ा और वेट करने से हो जाता है बट हमें बेबी का भी ध्यान रखना था कि वो सफोकेट ना हो. तो डॉक्टर ने बोला कि आप एडमिट हो जाओ. तो हमने कहा ठीक है. और मतलब उनका मेन मोटिव ये था कि हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई करेंगे. बट उन्होंने मुझे पहले कह दिया था कि कई बार अगर हम लोग ट्राई कर सकते हैं बट इन केस अगर नहीं होगा तो वी विल गो फॉर सिजेरियन. तो हम लोग तो ऐसे थे कि हाँ ठीक है जो भी होगा बट बेबी शुड बी फाइन, आई शुड बी फाइन, बस यही हमारा कंसर्न था. और जैसा ठीक लगे, हर कोई नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करता है बट अगर इन केस पॉसिबल नहीं है तो भी हमें कोई इशू नहीं था. फिर हमने कहा ओके. उसके बाद क्या हुआ, हम घर वापस आए और आई वॉज लाइक वेरी चिल्ड आउट. मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं हो रही थी. मुझे था कि बस ठीक है मंडे को डिलीवरी हो जाएगी. उन्होंने ये नहीं कहा था मंडे को डिलीवरी हो जाएगी बट देखेंगे कैसा होगा. बट हाँ ये था कि ट्राई करना मंडे से ही हमें स्टार्ट करना चाहिए. मंडे को मुझे एडमिट होना था, ये तो फॉर श्योर था. उसके बाद क्या हुआ कि हम घर वापस आए. मैंने सबको बोला कि भाई चलो अब तो मंडे को बेबी आने वाला है तो मुझे एक अच्छी सी पार्टी दे दो, कहीं घुमाने ले जाओ, मतलब खूब मज़े करो. तो हम गए आउटिंग के लिए, खूब एंजॉय किया, अच्छा सा खाना खाया. फिर घर वापस आए. फिर मेरा बैग हॉस्पिटल का, मेरा बेबी का हमने सब रेडी कर रखा था. फिर हम मंडे को चले गए हॉस्पिटल. और मैंने पहले भी बताया मेरी एंड्योरिंग पावर बिल्कुल अच्छी नहीं है. पर पता नहीं क्या बुलंद बन के मैं निकल गई. ना मुझे डर लग रहा, ना मुझे कुछ हो रहा. मुझे लग रहा है बस हो जाएगा, मैं कर लूँगी सब कुछ. और एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है मेरी. बहुत खुश थी मैं. फिर हम गए, हम पहुँचे मंडे को सुबह सुबह. तो मेरे को एडमिट कर दिया. मुझे मेरे रूम में ले गए, चेंज वेंज कराया. और उस टाइम जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी वो मेरे पास है. उन्होंने मेरा प्रीवियस चीज़ें सारी रिपोर्ट देखी, सब कुछ मुझसे पूछा, सब कुछ वॉज गोइंग ओके. फिर उसके बाद उन लोगों ने मुझे चेंज वगैरह कराया, हॉस्पिटल के कपड़ों में आ गई अब मैं. उसके बाद मुझे मेरे रूम से हटा के ऊपर लेबर रूम के पास प्री लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया. फिर वहाँ पे ऐसे बहुत सारी लेडीज़ थी, आई थिंक 4 लोग ऐसे थे मतलब जो वेट कर रहे थे. तो मुझे भी वहाँ शिफ्ट कर दिया. वहाँ पर क्या होता है, आपको
तैयार किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चेक होते हैं, एनएसटी चल रहे होते हैं, आपको देखा जाता है एवरीथिंग इज गोइंग ओके, और इफ़ यू आर गोइंग टू डिलीवर एट व्हाट टाइम, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे उस टाइम पे चेक हो रही होती हैं। फिर मुझे भी ले गए वहाँ पे, और वहाँ तक भी आई वॉज ओके। फिर मेरा एनएसटी के लिए मुझे लगा दिया, मतलब एक स्ट्रेस टेस्ट होता है बच्चे का, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। उसमें देखते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट सही चल रही हो और बच्चे की मूवमेंट्स देखी जाती हैं कि सही है कि नहीं। तो जो मेरा पहला एनएसटी था ना, वो वॉज नॉट अप टू द मार्क, मतलब बहुत खराब एनएसटी नहीं आया, बट डॉक्टर थोड़े डाउट में थे उस एनएसटी के बाद। डॉक्टर उस टाइम मेरी डॉक्टर आ गई मुझे देखने के लिए, तो डॉक्टर ने बताया कि ऑक्सीजन लेवल नहीं, कम पड़ रहा है अंदर, तो हमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि जो दूसरी डॉक्टर थी वो सजेस्ट कर रही थी कि वी शुड गो फॉर सिजेरियन, क्योंकि बच्चे का वेट भी बहुत ज़्यादा है, और मतलब बहुत ज़्यादा इन अ सेंस कि बच्चा फुल्ली मैच्योर्ड बच्चा है, ऐसा नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा है, अच्छा सा बच्चा है, और मूवमेंट्स में ऐसे बच्चों को कई बार दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो स्पेस लेंगे। तो फिर मैंने बोला कि हम लोग ऐसे थे कि हाँ उस टाइम डॉक्टर जो बोले वही सही रहता है, मतलब उनका सजेस्ट करना, जब तुम्हें जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है तुम क्या बोलोगे उस चीज़ में। तो जब वो एनएसटी थोड़ा हिल गया ना, तो मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड थे, वो थोड़ी टेंशन में आ गए। पर मैं सीरियसली कहूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही थी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि बेबी इज ओके, ये एनएसटी गलत आया है। मतलब कई बार होता है ना, वो मुझे कहते हैं थोड़ा और टिल्ट हो जाओ, और तुमने क्या खाया था, कब खाया था, मे बी उन चीज़ों से कोई इम्पैक्ट पड़ा हो, बट आई वॉज वेरी श्योर कि बेबी को कुछ नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों, बट मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी को थोड़ा वो होने लग गया था कि कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और मतलब दे बोथ शुड बी फाइन। तो डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने मुझे बोला कि तो मेरी डॉक्टर जो थी, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी, उन्होंने बोला कि सिजेरियन के लिए चलो, वी विल गो फॉर सिजेरियन, मतलब वो डॉक्टर को सजेस्ट कर रही थी। बट उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई केस नहीं है, हम थोड़ी देर आधे घंटा ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं और फिर आधा घंटा और देखते हैं, इन केस इस आधे घंटे में हमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगी तो फिर आगे उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। तो ठीक है, फिर मेरे को आधे घंटे और रखा गया, फिर मेरे को कुछ प्रिक किया गया और थोड़ा ऑक्सीजन मास्क पहना दिया, तो एनएसटी सही आ गया आधे घंटे बाद। तो मेरी डॉक्टर ने बोला ठीक है, वी आर गुड टू गो। तो स्टिल मुझे कोई पेन वेन तो हो नहीं रहा था, तो अब ऑप्शन था कि मुझे पेन इंड्यूस किया जाएगा, क्योंकि वो मतलब सजेस्ट नहीं कर रहे थे कि मैं और वेट करूं, क्योंकि बिल्कुल बेबी डिलीवरी के लिए तैयार हो गया था। बट इंटरनल चेकअप्स में क्या आ रहा था कि हेड डाउन पोजीशन है, सब कुछ सही है, पर बेबी बर्थ कैनल में केनाल होती है, बर्थ कैनल, उसमें आ नहीं रहा था। तो जब तक वो वहाँ नहीं आएगा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती उस केस में। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, हम इंड्यूस करते हैं, और क्या होता है कि उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, तो कई बार बेबी उससे आ जाता है बर्थ कैनाल में। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो उसके लिए वो कंसर्न साइन करवाते हैं। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से बोला कि हम ऐसा सोच रहे हैं, एंड ही वाज लाइक ओके। उन्होंने मुझसे पूछा कि इफ़ यू आर ओके विद इट, तो मैंने कहा हाँ, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने उनसे साइन करवाया और मुझे इंड्यूस कर दिया पेन। तो ऐसे लेवल्स में इंड्यूस किया जाता है, पहले आपको एक लेवल का पेन दिया जाता है, जब आपको कॉन्ट्रैक्शंस फील होने लग जाएंगे या सब कुछ सही जाएगा तभी आपको सेकेंड लेवल दिया जाता है। अब और वो मॉनिटर हो रखा होता है, मतलब मॉनिटर किया जाता है कि आपको कितने लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, उस हिसाब से आपको पेन भी होना चाहिए। मेरे केस में क्या हुआ कि मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्शंस दिख रहे हैं, बट मुझे कोई पेन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। फिर डॉक्टर को उससे थोड़ा डाउट होना शुरू हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, जितने कॉन्ट्रैक्शंस दिख रहे हैं उस हिसाब से इसको बहुत पेन होना चाहिए, मतलब वो कॉन्ट्रैक्शंस बहुत हाई थे। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला अब आप थोड़ा वॉक करो। तो जो मैंने वॉक करनी शुरू की, तो मेरे साथ एक नर्स थी जो थोड़ा आगे तक चली थी मेरे साथ, मैं उस नर्स से भी तेज चल रही थी। तो वो देख के भी डॉक्टर को लगा, मतलब जिसकी डिलीवरी होने वाली होती है वो एक मतलब पर्टिकुलर तरीके से चलते हैं, तो उनको भी लगा कि इतनी जल्दी जल्दी आराम से वॉक कर दे रही है। मतलब मैं बहुत जल्दी जल्दी आराम से खूब तगड़ी वॉक की, मैंने आराम से वॉक करती रही। उसके बाद फिर डॉक्टर ने फिर से मुझे एनएसटी पे डाल दिया कि आप एनएसटी पे रहो। इतने में क्या हुआ, बार बार चेक कर रहे थे, तो मतलब बेबी कंटिन्यूस मॉनिटर हो रहा था, मतलब दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि सब कुछ सही था, बस यही था कि मुझे कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे थे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी।
तो फिर एनएसटी भी सब कुछ सही आ रहा था। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मुझे ना एक नर्स ने कुछ सूप दिया पीने के लिए कि आप थोड़ा इसको पियो। तो मैंने वो सूप भी पिया। आई थिंक उससे मुझे नहीं पीना चाहिए था, उन्होंने मुझे पता नहीं क्यों दिया, शायद कुछ भी कन्फ्यूजन हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, तो मैंने वो सूप भी पी लिया आराम से। उसके बाद फिर क्या हुआ, बहुत देर हो गई मुझे पेन नहीं हुआ। फिर मेरी डॉक्टर आई, उन्होंने पूछा मुझसे कि आपको पेन हो रहा है या फिर कोई साइन नहीं है, कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा है कुछ भी, और मुझे कुछ नहीं हो रहा था। मतलब आई वॉज लाइक जैसे मैं सुबह आई थी मुझे वैसा ही फील हो रहा है, मुझे कोई चेंजेस नहीं लग रहे। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, वी विल वेट फॉर थोड़ा और टाइम एंड वी विल सी, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्शंस बहुत हाई दिख रहे हैं, बट आप जैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मैं आपको सेकेंड लेवल ऑफ पेन अभी नहीं देना चाहती। और बेबी का एनएसटी भी अब जैसे पहले बहुत अच्छा आ रहा था, अब उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैं अभी नहीं दूंगी सेकेंड लेवल ऑफ पेन, और अब मैं ज़्यादा वेट भी नहीं करूंगी। मतलब मेरे पास लास्ट हाफ एन आवर उन्होंने असाइन कर दिया था, जिसमें मैं कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में थी। तो ठीक है, फिर जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी वो फिर से मुझे चेक करने आ रही थी बार बार, कुछ नर्स आ रही थी वो भी बार बार चेक कर रही थी। तो उनके हिसाब से वो बोल रही थी कि वी शुड गो फॉर सिजेरियन। बट मेरी डॉक्टर थोड़ा सा वेट करने के लिए उसमें थी कि एक बार हाफ एन आवर और देख लेते हैं, अभी हाफ एन आवर हम किसी रिस्क पे नहीं है, तो वी विल सी। इस बीच मेरी मम्मी मुझे देखने आई 1 मिनट। मैं उनका चेहरा देख के डर गई। मीन्स उन्होंने मुझे ऐसे देखा, वो बहुत अलग तरीके से, मतलब उनका चेहरा बहुत अलग तरीके से बन गया। मतलब उनको पता नहीं क्या हुआ, वो बहुत डर गई मेरे को ऐसे देख के। तो फिर एक्चुअली क्या हुआ था कि जैसे जब मैं लेट रखी थी तो मेरा पेट ना एकदम राइट साइड को ही जा रहा था, तो जो जैसे नहीं जाना चाहिए होगा या उन्हें कुछ पता होगा, बट शी वॉज लुकिंग वेरी स्कैर्ड। और मेरे हस्बैंड आ रहे थे, जब मैं वॉक कर रही थी तब भी वो मुझसे मिलने आ रहे थे। वो मतलब वहाँ पे ना तुम कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते, बट थोड़ी थोड़ी देर के लिए तुम्हें अलाउ कर देते हैं कि वहाँ चले जाओ। तो जब मेरे हस्बैंड मुझे देखने आए तो उनको ऐसा लग रहा था, वो जानते हैं कि मैं इतना एंड्योरिंग पावर वगैरह अच्छी नहीं है, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तेरे को ऐसे लग रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं पॉसिबल हो पाएगी या तुझे बहुत तकलीफ हो रही है तो मैं सिजेरियन के लिए बात करूँ। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हो रहा, परेशान मत हो। शायद पता है मेरे चेहरे पे कुछ चेंजेस आ रहे थे, पर मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। मतलब जो मुझे देख रहा था, दे वर रिस्पॉन्डिंग इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। मुझे पता नहीं वो मुझे देख के लग रहा था ऐसे क्यों कर रहे हैं। मेरी मॉम, मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझसे ऐसे भी बोला कि अगर तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है एंड इफ़ यू आर अनकंफर्टेबल तो मैं सिजेरियन के लिए बोल दूंगा। मतलब ऐसे मत सोचना कि, क्योंकि मेरे को ना बहुत था कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ऐसे बोल रहे थे कि ऐसे मत सोचना कि तेरे को नॉर्मली चाहिए इस वजह से ऐसे हो। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा कोई इश्यू नहीं है, वी विल वेट। उसके बाद डॉक्टर आई और उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला, मुझे बोला कि हमें तुम्हारे हस्बैंड से बात करनी होगी, क्योंकि हमें लगता है कि हमें अब सिजेरियन के लिए जाना चाहिए। वी शुड नॉट वेट मोर बिकॉज एनएसटी में बहुत अच्छा नहीं आ रहा है और अब वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया और उनसे बोला कि देखो ऐसा सीन है, तो क्या करें। हम सजेस्ट करेंगे कि विल गो फॉर सिजेरियन, हमें और वेट नहीं करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आपको जैसा ठीक लग रहा है, मेरे को बच्चा और मेरी वाइफ दोनों भाई सही सलामत चाहिए, और जैसा आपको ठीक लग रहा है आप गो फॉर इट। तो इतने में उन्होंने मेरी मम्मी को भी कॉल की, और जैसे ही मेरी मम्मी को पता चला कि सिजेरियन के लिए जा रही हूँ मैं, देन शी वॉज मतलब लिटिल रिलैक्स्ड। शायद उनको लग रहा होगा कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जैसा केस दिख रहा था, जैसे एनएसटी में दिक्कत हो रही थी, लास्ट में होने लग गई थी, क्योंकि बेबी भी काफ़ी मेच्योर था, उसके लिए भी स्पेस इशू भी हो सकता है। मतलब उसका कुछ दिक्कतें होने, मतलब डॉक्टर्स को कुछ दिख ही रहा होगा, तभी उन्होंने सिजेरियन के लिए बोला। तो फिर मतलब विद इन सेकेंड्स तैयारी शुरू हो गई, मुझे तैयार करना शुरू कर दिया, नर्स आ गई, सब कुछ हो गया। मेरा वो ब्लड ग्रुप का बैंक ढूंढते हैं, इस ब्लड ग्रुप का बैकअप होना चाहिए, ये होना चाहिए, एक ओटी तैयार करो, सब तुरंत शुरू हो गया सब कुछ। और माय हस्बैंड वाज लाइक, उन्हें लगा कि भैया थोड़ा टाइम देंगे, हम बात कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अचानक से मुझे स्ट्रेचर पे लेटाया और कहीं ले जाने लग गए। तो मेरे हस्बैंड बोला अभी हो रहा है क्या ऑपरेशन, अभी हो रहा है? तो उन्होंने बोला हाँ हम अभी कर रहे हैं। और उसी दिन मेरी डॉक्टर ने ऑलरेडी 2 ऑपरेशन शायद कर दिए थे। हाँ 2 ऑपरेशन वो कर चुकी थी, और एक मेरे बगल वाली ही थी जिनसे मैं बात करी थी, उनका सेकेंड बेबी था वो, तो उनको भी कोई बीपी इशू था, इस वजह से उनका भी ऑपरेशन हुआ था। तो आई थिंक आई वॉज 3rd और 4th वन जिसका ऑपरेशन हुआ था। तो ले गए मुझे, उसके बाद मुझे ले गए एक जगह, मतलब वो ओटी नहीं था, दूसरी जगह लेके गए,
उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया वाली जो डॉक्टर थी उनसे बात हुई मेरी वहाँ पर। तो उन्होंने मुझसे सब कुछ पूछा, मीन्स मेरी बैकग्राउंड हिस्ट्री, बीपी वीपी तक जितनी डिटेल्स मुझसे पूछी जाती हैं वो सब पूछी, कोई किसी चीज़ से एलर्जिक तो नहीं हो या इस तरह की सारी डिटेल्स पूछी, और बताया वो कौन है, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, कैसे कैसे होगा, सब कुछ बताया अच्छे से। तो कि आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, लोअर बॉडी आपकी बिल्कुल मतलब बिल्कुल सुन्न हो जाएगी और टेंशन नहीं लेना, इस तरह की चीज़ें, यू हैव टू बी रिलैक्स, आपको कुछ फील नहीं होगा, थोड़ी देर में आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। तो फिर मेरे को सच में जब सिजेरियन बोल दिया ना, सीरियसली मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। पर हम सोचते हैं जैसे सिजेरियन में कुछ होता नहीं है, बट सिजेरियन भी कोई मतलब हलवा नहीं है। फिर उसके बाद ले गए मुझे ओटी में ले गए, तो वहाँ आपको बिठाते हैं और बिठा के आपकी बैकबोन के साइड पे आपको प्रिक किया जाता है। जैसे ही मुझे और तुम कंटिन्यूसली तुम्हारा बीपी मॉनिटर हो रहा होता है, बीपी और बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही होती हैं। तो मेरा बीपी मॉनिटर हो रहा था, पता नहीं क्यों मेरे को डर नहीं लग रहा था, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे ना इंजेक्शन से कोई डर नहीं लगता। बट हाँ, मेरा बीपी जो बाहर था और जो अंदर था उसमें बहुत डिफरेंस आ गया। फिर उसके बाद जो एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर थी वो आई मेरे पास और उन्होंने मुझे बोला, सी दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट इन दिस वे, आपको बहुत रिलैक्स रहना पड़ेगा। और आप क्या कर रहे हो, मतलब क्यों, आपको डर लग रहा है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। फिर उन्होंने बोला डॉक्टर को कि मैं ऐसे में एनेस्थीसिया नहीं दे सकती अगर इसका इतना बीपी बढ़ेगा तो। फिर मेरी डॉक्टर आई मेरे पास, उन्होंने बोला, सी तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ एंड आई एम हेयर विद यू फॉर एवरीथिंग, आपको सब कुछ अच्छा होगा। तो मैंने कहा पर मुझे सच में डर नहीं लग रहा। फिर उन्होंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने ना मुझे एक टैबलेट दी, मतलब टंग के नीचे रखने के लिए, उससे शायद मेरा बीपी थोड़ा कंट्रोल हुआ। फिर उन्होंने मेरे को फर्स्ट प्रिक किया। अब वो मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठने को बोल रहे होंगे और मेरा टमी इतना बड़ा था पर मैं शायद उस तरह से बैठ नहीं पा रही थी। तो वो जो प्रिक हुआ, उस प्रिक से एनेस्थीसिया मतलब कुछ ऐसा हो गया कि वो गलत, मतलब सही से नहीं हो पाया वो, क्योंकि मैं ढंग से नहीं बैठी थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप ढंग से नहीं बैठोगे तो आपको बहुत प्रिक्स लगेंगे, तो वो सही नहीं है, आप प्लीज़ एक जैसे हम बोल रहे हैं वैसे बैठने की कोशिश करो। फिर किसी तरह मैनेज करके, क्योंकि मेरा बीपी का इशू भी होने लग गया था, बहुत सारी चीज़ें होने लग गई थी, किसी तरह मैनेज करके मेरे को एनेस्थीसिया लग गया। उसके बाद मुझे लिटा दिया गया और प्रोसीजर शुरू हो गया मेरी डिलीवरी का। इतने में क्या होता है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें प्रिक हो रही होती है साथ में, जैसे कि वॉमिट ना हो, ये ना हो, वो ना हो, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो वो जितनी बार मुझे कुछ मेरे को ना ऐसा होने लगा कि मेरे पैर में जैसे झंझनाहट सी हुई पहले, कुछ अजीब सा लोअर बॉडी में। तो मैं उसको मतलब मैंने पूछा कि ये नॉर्मली क्या जो मुझे ऐसे हो रहा है, ये बहुत, तो मैं ना बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछ रही थी कि मुझे ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे ना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। फिर जब मुझे प्रेक करने लगे, मैं बाहर पूछ रही हूँ आप मुझे क्या प्रेक कर रहे हो, बल्कि वो बताते भी हैं खुद कि मैं ये प्रेक कर रहा हूँ। पर कई बार लगता है ना कि जैसे जल्दी जल्दी आके प्रेक कर रहे हो, तो पूछ रही हूँ क्या प्रेक कर रहे हो, क्या प्रेक कर रहे हो। मैंने इतने क्वेश्चन पूछे ना वहाँ पे, इतने क्वेश्चन पूछे। मेरे डॉक्टर ने सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे बोला, सुनो, जब तुम्हें कुछ ऐसा होगा ना जो नॉर्मल नहीं होगा तभी बात करना, दिस इज ओटी, यहाँ इतनी बात ही नहीं करते। फिर मुझे लगा ओके। फिर मेरी एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें उन्होंने ऐसे 3 लेवल्स पे टच करते हैं कि तुम्हें यहाँ कुछ फील हो रहा है, अब फील हो रहा है, अब फील हो रहा है, ऐसे कुछ कर रही थी वो टेस्ट। मतलब वो इसलिए देख रहे थे कि क्या सुन हो गया है, सुन हो गया। मैं उन्हें बोल रही हूँ कि अगर सुन नहीं हुआ होगा और कट विट ये सब शुरू हो गया तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता, जस्ट रिलैक्स। फिर क्या हुआ, उन्होंने प्रोसीजर शुरू कर दिया और सडनली आई वॉज नॉट कंफर्टेबल। मैं आपको एग्जैक्टली बता भी नहीं सकती कि मुझे हो क्या रहा था। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि सी आई एम नॉट कंफर्टेबल, और मैंने उनको ऐसे बोला और मैं उधर देखने लगी। वो एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर इतना डर गई, उन्होंने मुझे बोला अनकंफर्टेबल मतलब? तो मैंने कहा कि मतलब मुझे कंफर्टेबल ही लग रहा। तो उन्होंने बोला स्पेसिफिकली बताओ, कई चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली तुम्हें लगती हैं, जो नहीं होती हैं, ऐसा कुछ हो रहा है तो बताओ। तो मैंने कहा शायद मुझे ना वॉमिट सेंसेशन हो रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ ये नॉर्मल है, वॉमिट सेंसेशन हो सकता है। फिर उन्होंने मेरे को वहाँ वॉमिट भी हुई एक्चुअली। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना मुझे ऐसी आवाज़ें आने लगी कि ये देखो ऐसे करके। तो मुझे थोड़ी देर में आवाज़ आई कि वो बोल रहे हैं इस चीज़ की पिक लो, मतलब टेक अ पिक। तो फिर भी मुझे लगा कि सब कुछ ऐसे ही कुछ होगा, तो फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ में।
उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद बेबी आ गया। मतलब मुझे एक छोटी सी क्राई आवाज़ आई, बहुत मतलब 1 सेकेंड की, और फिर 2-3 सेकेंड तक वो आवाज़ नहीं आई, फिर दोबारा आई। लिटरली आई स्टार्टेड क्राइंग, आई वाज सो हैप्पी। मतलब उससे ज़्यादा अच्छा मोमेंट शायद मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था। जो मुझे जितना अनकंफर्टेबल हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, सब चला गया। आई वाज सो हैप्पी। तो सब कुछ सही हुआ। फिर उन्होंने मुझे बेबी दिखाया। मैंने सबसे पहले यही पूछा कि ये सब कुछ ठीक है ना, बेबी इज़ ओके, सब कुछ बढ़िया है। और आई स्वेयर मैंने लाइफ में इतनी सुंदर चीज़ कभी नहीं देखी थी। मतलब जब मैंने उसको देखा ना, मुझे लगा कि मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस इवन। तो चलो आई विल स्टॉप ट्राइंग। ठीक है, तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर मैं रिकवरी रूम में गई। रिकवरी रूम से मतलब थोड़ा शिवरिंग होती है, थोड़ा चीज़ें चल रही होती हैं। फिर रिकवरी रूम में मेरा बेबी भी उन्होंने तैयार व्यार करके, जो मैं घर से उसके लिए कपड़े लाई थी वो सब अच्छे से तैयार करके उसे मेरे साथ रख दिया। उसके बाद सब ठीक था, सब अच्छे से हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। और अब क्या हुआ था, इस बीच में मेरे हस्बैंड की मुलाकात डॉक्टर से हुई थी। तो उनके बीच में कॉन्वर्जेशन हुआ था, जो मैं आपको एंड में बताऊंगी। फिर मैं आ गई अपने रूम में और एवरीबडी वाज सो हैप्पी। बेबी वाज सो छोटू सा और इतना प्यारी, मतलब यू नो व्हाट इज़ दैट फीलिंग ना। तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अब क्या हुआ, फिर डॉक्टर विजिट करने आती है ना आपको, तो मेरे को भी आई विजिट करने। फिर उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे बोला, मतलब नाउ हियर कम्स द रियल स्टोरी। उन्होंने मुझे बोला कि योर बेबी इज़ अ मिरेकल बेबी और यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो फिर मुझे समझ नहीं आया उन्होंने ऐसा क्यों बोला। और मैं आपको कॉल बताती हूँ, मैं ना अपने हस्बैंड को ऐसे बोल रही थी, जब मैं आ रही थी ना मतलब अपने रूम में, तो मैं बोल रही थी इट्स नॉट ईजी, मतलब ये मेरे वर्ड थे। फिर मेरे हस्बैंड को मैं बोल रही थी, पता है मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मैंने इस पूरे प्रोसेस में ये देखा कि आई शुड बी लाइक, मतलब और भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एक लड़की को। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की नहीं हूँ शायद। तो उन्होंने मुझे देख के बोला, तुझे पता भी नहीं है तू कितनी स्ट्रॉन्ग है, और मतलब ही इज़ रियली प्राउड ऑफ मी। तो फिर मेरे को लगा कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, पर चलो छोड़ दिया मैंने। फिर उसके बाद डॉक्टर आई, डॉक्टर ने मुझे बोला कि योर बेबी इज़ मिरेकल बेबी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें कि हमने बहुत अच्छे टाइम पे डिसाइड किया कि हम लोग सिजेरियन के लिए जाएंगे और ये सारी बातें। तो मुझे लगा ये ऐसे क्यों बोल रही हैं। तो बाद में पता चला कि उन्होंने मुझे बताया कि आई हैव बाइकॉर्नुएट यूट्रस, तो जो कि मुझे पता ही नहीं था पूरी प्रेगनेंसी में। एक्चुअली क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमारा यूट्रस कभी कभी हार्ट शेप का हो जाता है, और कभी कभी वो ऐसे दिखता है जैसे कि वो दो है। मतलब डॉक्टर उन्हें इस तरह, उस दोनों को हॉर्न्स बोलते हैं फिर वो लोग। तो डॉक्टर उसको ऐसे समझाते हैं कि तुम ऐसे समझो कि तुम्हारे जैसे 2 यूट्रस हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो मेरा बेबी था वो राइट वन में था, और जनरली ऐसे केसेस में प्री टर्म डिलीवरी की जाती है, और मैं तो फुल टर्म से भी ऊपर गई। मीन्स मैंने 9 मंथ क्या, मतलब 9 मंथ कवर पूरा करके 10th मंथ में बेबी डिलीवर किया। और ऐसे केसेस में बेबी होल्ड करना, यस, क्योंकि तुम्हें सब कुछ एक साइड फील होता होगा, या मे बी ऐसा कुछ होता होगा कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए इन चीज़ों के लिए। तो फिर मैंने सोचा, मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे इज इट इवन पॉसिबल। तो उन्होंने मुझे बोला कि रुको मैं तुम्हें एक पिक दिखाती हूँ। तो उन्होंने मुझे मेरे यूट्रस का पिक दिखाया लिटरली, जिसमें वान्य अंदर थी जिस टाइम। आई वाज लाइक, तो उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि देखो ये है तुम्हारा मेन यूट्रस, और इस साइड देखो ये है, इसमें सारी ओवरीज अटैच। मतलब एक्चुअली वो समझाने के लिए ऐसे बोलते होंगे शायद कि 2 यूट्रस होते हैं, वो 2 पार्ट में चली जाती हैं चीज़ें। तो द थिंग इज, अब आप अच्छी बात सोचिए क्या है। अच्छी बात ये है कि मुझे मेरी पूरी प्रेगनेंसी में पता ही नहीं था ये चीज़। इवन मुझे मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं पता थी। तो ये चीज़ ना पता होने के कारण हमने प्रीटर्म का कुछ सोचा नहीं, डॉक्टर ने कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद डॉक्टर मुझे ऐसे बोल देते कि वी विल नॉट टेक एनी रिस्क, और आपको मैंने 40+ वीक में डिलीवर किया है, और ऐसे केसेस में 28 वीक में डिलीवरी हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं जो बच्चा 28 वीक में डिलीवर होगा उसको कितनी केयर चाहिए होगी।
और गॉड फॉरबिड मेरे पास बिल्कुल हेल्दी बच्चा, बिल्कुल सब कुछ सही। तो वो बोल रही थी मेरे पास ये सेकंड केस आया है ऐसा। फर्स्ट केस में उन्हें सर्जरी करनी पड़ गई थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि अब क्या मुझे आगे किसी गायनिक को देखना पड़ेगा या फिर मतलब मुझे कंसर्न की ज़रूरत है अभी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हर केस जिसका ऐसा केस होता है, और ये बाय बर्थ होता है एक्चुअली, जिसका ऐसा केस होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों के चांसेस होते हैं, बट आपके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको इसमें इस वजह से आपको आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अगर आपको दोबारा कंसीव करना है आप दोबारा भी कर सकती हो, आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर दिक्कत आनी होती तो आपको इस टाइम भी आती। और मुझे विदाउट किसी मेडिकल अटेंशन या फिर ट्रीटमेंट मुझे कंसीव करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रेगनेंसी भी स्मूथ थी और डिलीवरी के टाइम पे मतलब ऐसा कोई कंसर्न ही नहीं आया बीच में। और किसी अल्ट्रासाउंड में भी किसी ने शायद ये नोटिस नहीं किया, या पता नहीं कैसे मिस हुआ, आई डोंट नो द रीजन। बट बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है कि ये चीज़ मुझे पहले ही नहीं पता चली, क्योंकि चीज़ें बहुत डिफिकल्ट और बहुत टफ होती मेरे लिए अगर ये चीज़ मुझे पहले पता चल जाती तो मतलब आई रियली थैंक गॉड कि सब कुछ सही हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ खुशी खुशी से हो गया। तो बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ऑलरेडी पता होता है कि दे हैव दिस कंडीशन बाय कॉन्वेट यूट्रस की। तो मैंने फिर इसके बारे में पढ़ा, डॉक्टर से भी पूछा, तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें खराब हो गई हैं, इट इज़ जस्ट अ कंडीशन। अगर आपको पहले से पता है ये चीज़ तो जस्ट गो एंड सी अ डॉक्टर। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी मम्मी नहीं बनोगे या ऐसा कुछ इशू हो जाएगा। यू जस्ट नीड अ मेडिकल अटेंशन। और मेरे केस में आप खुद देख लीजिए, मेरे पास भी ये कंडीशन है बट मुझे किसी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और आई हैव, अब तो वो 8 महीने से ऊपर की बच्ची है वान्या, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी गो लकी गर्ल अभी तक। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब हम बहुत जल्दी मिलेंगे बहुत अच्छी वीडियोज़ के साथ। टिल देन अपना अच्छे से ध्यान रखिए। बाय बाय।